अपने आसपास की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए फेस वार्ता यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा सदर रजिस्ट्रार कार्यालय कैंपस में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हूं। अभी कल बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ बिहार में, और वहां पर पुनः भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए सत्ता में वापस आया है। बहुत से लोग वहां पर इस जीत को पचा नहीं पा रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज नहीं है। कहा यह जा रहा है कि एग्जिट पोल सारे झूठे पड़ गए। एग्जिट पोल किसी वैज्ञानिक विधि के द्वारा नहीं किए जाते जिससे कि वो सच होने की गारंटी ही हो। जिसका सच तुक्का लग जाए वो कहता है कि हमारा एग्जिट पोल सही है, और जिनका न लगे तो ठीक है जी, हमने तो केवल संभावनाएं व्यक्त की थी। वास्तविकता यह है कि एग्जिट पोल के बारे में एक सत्य आपके सामने रख रहा हूं। राजद का, राष्ट्रीय जनता दल का, जंगल राज का, लालू प्रसाद यादव का, तेजस्वी यादव का, तेज प्रताप यादव का और उनके गुंडों का इतना आतंक है कि लोग वोट देकर तो निकले बीजेपी को, लेकिन जब बाहर पत्रकारों ने पूछा कि आपने किसको वोट दिया है तो उन्हें डर था, भय था कि यहां आसपास कोई राष्ट्रीय जनता दल का गुंडा उपस्थित होगा और वो उसे 5 साल जीने नहीं देगा। तो उन्होंने कहा हमने तो तेजस्वी यादव को वोट दिया है, हमने तो राष्ट्रीय जनता दल को वोट दिया है। और जो लोग इस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं उन्हीं के बल पर एग्जिट पोल के आंकड़े बनते हैं। तो लोगों ने बाहर आकर उस भय से, लेकिन उनके मन के अंदर पिछले 15 साल में जो नीतीश कुमार का शासन है, मैं बिहार से नहीं हूं, लेकिन वहां के बावजूद जो पत्रकारिताओं में चीजें आती रहती हैं और उनको देखने के आधार पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि वहां सुशासन न भी हो, सारी चीजें पूरी ना भी हुई हों, पर फिर भी जंगल राज से बेहतर वहां पर पिछले 15 साल में चीजें चली हैं, और जिनके कारण वहां लोगों ने पुनः नीतीश कुमार को सत्ता में वापस लाया है। कम सीटें मिली हैं जनता दल यूनाइटेड को, लेकिन बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड और उनके और जो कोई भी सहयोगी दल हैं, कुल मिलाकर एनडीए पूरी तरह से सत्ता में आया है। सुबह में जब 10-11 बजे तक जो राष्ट्रीय जनता दल है तेजस्वी यादव वाला वो आगे चल रहा था तो ईवीएम सही थी। दोपहर में भी जब थोड़ा बहुत वो और आगे आया तब भी ईवीएम सही थी, लेकिन रात होते होते ईवीएम हैक कर ली गई। कब तक झूठ बोलते रहेंगे ये धूर्त लोग, ये निकम्मे लोग, ये नकारा लोग। ईवीएम यदि झूठी है तो फिर भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी की सरकार होनी चाहिए, बीजेपी की। अन्य जगहों पर, पंजाब में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, केरला में, पश्चिम बंगाल में, यहां भी ईवीएम से ही चुनाव हुए हैं ना। और तो और आपके बिल्कुल बगल दिल्ली में, जहां पे 62 सीटें मिली दूसरी बार आने के बाद भी आम आदमी पार्टी को, क्यों भैया, क्यों सेलेक्टेड हो जाती है क्या ईवीएम वो? जहां पर ईवीएम, पूरे देश में ईवीएम पर लोगों को सवाल उठाना बंद कर देना चाहिए। तकनीक की बात है, हो सकता है कि कोई एक मशीन में कोई खराबी आ जाए तकनीकी रूप से, लेकिन ये कि जी हमने तो वोट दिया था लालटेन को और जा रहा है कमल को, हमने तो दिया था हाथी को और जा रहा है कमल को, हमने तो दिया था साइकिल को, जा रहा है कमल को, झूठ है, निरर्थक है, बेकार है। ईवीएम पर हाथ उठाना, ईवीएम पर उंगली उठाना बंद करना चाहिए धूर्तों को। और इस जो जनमत का जो फैसला आया है इसको हृदय से स्वीकार करना चाहिए। तेजस्वी यादव ने अच्छा चुनाव लड़ा, लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए, प्रदर्शन भी अच्छा है उसके, लेकिन वो अपने पीछे की जो पृष्ठभूमि है, कहते हैं ना कि जो भी माँ बाप ने किया हो उसको औलाद को देना तो पड़ता ही है। यदि अच्छे कर्म हुए होते उसके बाप के तो निश्चित रूप से उसका फल मोदी इसको, तेजस्वी को मिला होगा। लेकिन लालू के जंगल राज की, शहाबुद्दीन की, एक आदमी के जो दुकान करता था उसके 3 बेटों को तेजाब से जला दिया था। यह बात कभी बिहार भूल पाएगा? अपहरण, हत्याकांड, किसी भी तरह से जो वहां पे ठेके थे वो छूटते थे, सड़कें बनती ही नहीं थी, रंगदारी, लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। पिछले 15 साल में जाके वो धीरे धीरे थोड़ा रुका है। तो वो जो सारी चीजें थी वो तेजस्वी का पीछा नहीं छोड़ पाई, अन्यथा तेजस्वी ने अच्छा चुनाव लड़ा।
भविष्य के लिए उसमें अच्छी संभावनाएं हैं। केवल 2 चीजों में वो पीछे रहा। एक तो शिक्षा उतनी विकसित नहीं है, कहते हैं कि 9वीं पास है, लेकिन बहुत बार राजनीति में शिक्षा उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितना आपका जमीनी हकीकत और अनुभव होता है। तो उसके आधार पर लड़के ने अच्छी मेहनत करी, परंतु नीतीश को और एनडीए को और बीजेपी को जो ये सफलता मिली है, इसको आप दरकिनार कर दें, किसी भी तरह से अपनी कमजोरी को छुपाने का प्रयास करें ईवीएम वगैरह के नाते, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं नहीं जानता कि सच क्या है, परंतु ये जरूर जानता हूं कि जिस तरह से अर्णव को गिरफ्तार किया गया और जिस तरह उसे जमानत नहीं दी जा रही है, ये कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक पी चिदम्बरम होते हैं, एक कोई और व्यक्ति होता है, 17-17, 20-20 वकील उनके लिए जाके और उनके लिए मिनटों में जमानत का प्रबंध हो जाता है। अर्णव गोस्वामी पर यह आरोप लगता है कि उसने 83 लाख रुपए किसी व्यक्ति के नहीं दिए, लेकिन उसने तो 83 लाख नहीं दिए, उस आदमी के कुल 5 करोड़ 83 लाख रुपए लोगों पर थे, और जो 2.5 करोड़ रुपए देने वाला व्यक्ति है, कोई मुसलमान नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, और दूसरा एक और व्यक्ति जिसने 2 करोड़ नहीं दिए, तो फिर उन पर भी मुकदमा चलना चाहिए। इसके तो सबसे कम 83 लाख थे। और फिर यदि उसको हत्या के लिए उकसाने की बात है, तो क्या पहले जो 2 साल कंटिन्यूअस जो पुलिस की कार्यवाही चली थी, क्या गलत थी? क्या पूरे 2 साल कार्यवाही चल के ये माना गया था कि अर्णव पूरी तरह निर्दोष है। आज हर किसी की समझ में आ रहा है, क्योंकि खुली चुनौती दी उसने मुंबई के पुलिस कमिश्नर की कार्यशैली को, परमवीर सिंह की को, और उद्धव ठाकरे की कार्यशैली को। इसलिए उस व्यक्ति को जबरदस्ती जेल में ठूसा गया है, अत्याचार किए जा रहे हैं। और वहां का जो मंत्री है नवाब मलिक, वो ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि हम अर्णव गोस्वामी को इतना सता देंगे कि वो आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो जाएगा। क्या चुनिंदा प्रतिनिधियों का यह व्यवहार उचित है? इसलिए दोस्तों, आंदोलन करना पड़ेगा ऐसी किसी भी घटना के विरुद्ध। आज अर्णव गोस्वामी का नंबर है, कल मेरा और आपका भी हो सकता है। यदि हम गलत के विरुद्ध आवाज नहीं उठाएंगे, तो इतिहास जिस तरह भीष्म पितामह को आज तक माफ नहीं कर पाया, जिस वक्त उसकी पौत्र वधू द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था सभा में, उसी तरह कहीं ना कहीं हमारे भी चाल चरित्र चेहरे पर संदेह के साथ में समाज देखेगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।